मुझ पर, मेरी पूरी टीम पर, और वंस अगेन थैंक यू। और अब सीधे कहानी पे आते हैं। आज की कहानी भी बहुत टाइम से लोग इसकी बात कर रहे थे सुनाने के लिए, तो कुछ वजह भी है इसकी। लास्ट वीक एक दो ऐसे जजमेंट आए तो मुझे लगा कि आज ये कहानी सुनाना चाहिए। इशरत जहां एनकाउंटर की कहानी, जिसको लेके बहुत सारे हंगामे बवाल हुए। इसका पॉलिटिकल भी काफ़ी इसको मुद्दा बनाया गया, यूज़ हुआ इसका अलग अलग पार्टियों ने, ख़ासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी ने। पर पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दो चीज़ें बोलना चाहिए, और बोलना चाहता हूं वो ये कि जब कोई क्राइम होता है और उस क्राइम में का इंटेंशन या तो क्रिमिनल की तरफ से हो या फिर पुलिस की तरफ से हो, दोनों ही बराबर बुरा होता है। और किसी क्राइम को या किसी इनकाउंटर को या किसी मर्डर को अगर आप उसका राजनीतिकरण कर देते हैं, उसका पॉलिटिकल इशू बनाते हैं एक दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, तो वो और भी ख़तरनाक होता है। पूरी न सिर्फ जुडिशल सिस्टम के लिए हमारे, बल्कि पुलिस फोर्स के लिए भी, आम लोगों का भी भरोसा टूटता है, और इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इशरत जहां इस सारे कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो ये वो केस है जो लगातार न मालूम कितने सालों तक हेडलाइंस रहीं, सुर्खियाँ रहीं, आज भी इसको लेके बातें होती हैं। और क्यों होती इशरत जहां के एनकाउंटर को लेकर, चूँकि इसकी एक तो ज़मीन गुजरात से जुड़ी हुई है और एनकाउंटर करने वाले और भी लोग थे, लेकिन जो मेन इसके टॉप लीडर थे, जो पुलिस वाले अफसर, डीजी बंजारा, जिनका नाम सोहराबुद्दीन इनकाउंटर में था, जिनका नाम कौसर बी, तुलसी प्रजापति। डीजी बंजारा ने 2002 से लेकर 2005 के बीच में गुजरात में करीब 20 इनकाउंटर किए थे, और बाद में जो जांच हुई सब कुछ, उसमें ज़्यादातर एनकाउंटर फेक और फर्जी निकले थे। ये उनके दामन पे एक दाग है। हालांकि 2013 में पुलिस फोर्स से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ये कहते हुए कि गुजरात सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है, और उन जैसे दूसरे पुलिस अफसर जिनके ऊपर फेक एनकाउंटर का इल्ज़ाम है, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो इस गुस्से में इस्तीफ़ा भी दे दिया। 8 साल जेल में रहे बंजारा और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में। लेकिन वो इशरत जहां केस के मामले में भी उनसे बाकायदा पूछताछ हुई उनको, और जेल में रहे। इशरत जहां 19 साल की एक लड़की, मुंबई के ठाणे इलाके में एक मुमरा इलाका है जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां की रहने वाली, बैचलर ऑफ साइंस स्टूडेंट थी। वो पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में। 7 भाई बहन, जिसमें दूसरे नंबर पे वो। उसके फादर का एक छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम था मुंबई में ही, मोहम्मद शमीम रज़ा। और उनकी जो वाइफ थी वो एक मेडिसिन पैकेजिंग कंपनी में काम करती थी, और दोनों हस्बैंड वाइफ 7 बच्चों को पाल रहे थे। उनमें एक इशरत जहां भी थी। 2002 में इशरत जहां के फादर की मौत हो जाती है। फादर की मौत के बाद चूँकि घर की जिम्मेदारी बढ़ गई, तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के पास में ही ट्यूशन का काम शुरू कर देती है। और वो बच्चों को, चूँकि वो खुद कॉलेज में पढ़ रही थी, तो बच्चों को वो ट्यूशन देने लगती है, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान मुंबई में ही मुमरा के करीब, जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ाती थी, उसकी मुलाकात एक जावेद शेख नाम के शख्स से होती है, जो केरल का रहने वाला था। बाद में पता चलता है कि वो जावेद शेख असल में उसका असली नाम प्रनेश पिल्लई था, और उसने रिलीजन चेंज किया और जावेद शेख अपना नाम रख लिया। वो गल्फ़ भी गया था, फिर मुंबई आया। इसके बाद ये भी बात होती है कि इशरत जहां और जो जावेद शेख हैं, इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, दोनों करीब आते हैं। हालांकि ये भी कहते हैं कि दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। जबकि जो प्रनेश पिल्ले हैं, उसके फादर का कहना था, बाद में उन्होंने बताया कि उन दोनों ने शादी की थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ या सबूत नहीं है, क्योंकि इशरत जहां के घर वाले लगातार इस बात से इनकार करते रहे। तो ये सब कुछ चल रहा था। इशरत जहाँ ट्यूशन दे रही थी, साथ में अपनी पढ़ाई कर रही थी। प्रनेश वहाँ पे जावेद शेख के नाम से था, और वो पार्ट टाइम जावेद शेख के लिए भी काम करती थी। उसकी एक तरह से सेक्रेटरी के तौर पे काम करती थी वो, उसके अकाउंट्स को हैंडल किया करती थी। और ये बात
इशरत जहाँ के घर वालों को मालूम थी। लेकिन इशरत जहाँ के घर वाले जो हैं वो जावेद शेख यानी कि प्रनेश पिल्ले को पसंद नहीं करते थे, और इशरत से उसका मिलना जुलना भी उन लोगों को पसंद नहीं था। जबकि काम के सिलसिले में कई बार इशरत जावेद के साथ मुंबई से बाहर भी जाती थी, तो वो जहाँ बाहर जाना भी इशरत के घर वालों को नागवार गुजरता था, पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा था। तभी 11 जून 2004 को इशरत जहाँ अपने घर ये कहती है कि उसे एक ज़रूरी काम से जावेद शेख मतलब एलियस प्रनेश पिल्ले नासिक जाना है, और वो नासिक जा रही है साथ में। वो 11 जून को 2004 को नासिक के लिए निकलती है। 11 जून को वो नासिक से फ़ोन भी करती है और कहती है कि मैं नासिक बस स्टॉप पे हूँ और जावेद कहीं काम से गया और अभी आएगा, फिर मैं निकल जाऊँगी। थोड़ी देर के बाद वो फिर दूसरा कॉल करती है, और वो आखिरी कॉल था उसका। वो ये कहती है कि जावेद तो आ चुका है, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब से लोग हैं और मैं बहुत घबराई हुई हूँ। इसके बाद फिर फ़ोन पे कोई बातचीत नहीं होती और ना कोई कॉल आता है। ये कहानी का एक पार्ट है जब इशरत जहाँ घर से गायब हुई। इसके बाद 11 जून की बात है। 14 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में जो वहाँ की पुलिस थी, और जिसमें बंजारा भी थे और वहाँ की जो क्राइम ब्रांच, इनके एक जॉइंट ऑपरेशन में 4 लोग मारे जाते हैं। उन 4 में एक इशरत जहाँ थी। जो 4 लोग मारे गए थे उनमें से इशरत जहाँ के अलावा जावेद शेख यानी प्रनेश पिल्ले था वो भी। इसके अलावा जो बाकी 2 लोगों की पहचान गुजरात पुलिस बताती है, उनमें से एक अमजद अली राणा और दूसरा जीशान जौहर। इन दोनों के बारे में ये था कि ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक थे और ये चारों एक साथ थे। और उसके बाद इनकी एनकाउंटर के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 14 जून को और बताती है कि ये चारों लश्कर के एक मॉड्यूल थे। ये लश्कर के से जुड़े हुए थे और लश्कर के लिए काम कर रहे थे, और अहमदाबाद में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमला करने या जान से मारने के लिए लश्कर ने इन्हें भेजा था, और उसकी भनक पहले लग गई और इसलिए उस मिशन को नाकामयाब कर दिया गया और ये चारों जो है एनकाउंटर में मारे गए। ये गुजरात पुलिस ने कहानी सुनाई। अब जब ये कहानी सुनाई तो उसके बाद बाकी जो 3 थे, केरल में जो जावेद शेख, उनके घर वालों ने आवाज़ उठाई कि उनका बेटा कभी इस तरह का था नहीं, रहा नहीं। और इशरत जहाँ के घर वाले पहली बार टीवी पे खबर देखने के बाद ये सामने आते हैं और वो कहते हैं कि उनकी बेटी एक सीधी सादी लड़की है और उसका लश्कर और ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और उसको फर्जी तरीके से मारा गया है। तो वो आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर ये मामला, चूँकि उससे पहले भी गुजरात में कई ऐसे एनकाउंटर हुए जिस पे उंगली उठ रही थी, तो ये मामला भी उसमें शुमार हो जाता है। खैर, पुलिस की कार्रवाई के बाद इशरत जहाँ की बॉडी है वो उनके घर वालों को सौंप दी जाती है, प्रनेश पिल्ले की बॉडी उसके घर वालों को, और जो बाकी 2 थे राणा और अमजद जो पाकिस्तानी, उनकी बॉडी को कोई क्लेम नहीं करता है, तो गुजरात पुलिस ही उनको दफना देती है। इशरत जहाँ की बॉडी को जब मुंबई लाया जाता है, मुमरा अपने इलाके में थाने में, तो तब तक ये मामला गर्म हो चुका था। करीब 10-15 हज़ार लोग उसकी मैयत में शामिल हुए और एक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि गुजरात पुलिस ने ये एनकाउंटर नहीं, ये कत्ल है और मारा गया है। तो इसको लेके हंगामा होता है, जांच की मांग होती है, सारी चीज़ें उठ रही होती हैं। अब ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो उसमें बेसिक चीज़ यही आ रही थी कि जो कहानी थी गुजरात पुलिस की कि लश्कर के 4 लोगों को लश्कर ने भेजा था और इसमें से इशरत जहाँ जो है वो एक तरह से उनकी फ़िदायीन थी, मतलब सुसाइड बॉम्बर, और ये बाकी 3 लोगों के साथ मिलकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की इनकी साजिश थी। ये पूरी कहानी थी। मामला कोर्ट में जाता है। इसके बाद जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, जब ये हंगामा उठता है कि ये फर्जी इनकाउंटर है और गलत तरीके से मारा गया है, तो एसपी तमांग ये
गुजरात के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे। इनको जांच की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस एनकाउंटर की जांच कीजिए। 2004 में इनको जांच दी जाती है, करीब 5 साल ये लेते हैं, और 7 सितंबर 2009 को ये अपनी जांच रिपोर्ट जमा करते हैं। और इस जांच रिपोर्ट में इन्होंने जो बात कही वो ये थी कि करीब 243 पेज की जांच रिपोर्ट थी। तो उनका ये था सिंपल सा कि ये कोई इनकाउंटर नहीं था, बल्कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था और पुलिस ने इन चारों की हत्या की है। और इसके लिए डीजी बंजारा, जो उस वक्त के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनको कटघरे में खड़ा किया गया। एक अमीन थे, उनको खड़ा किया गया। जो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मोटा मोटी बात बताई थी वो ये थी कि इन लोगों को पुलिस ने पहले से उठाया था। 14 जून को जो है ये लोग नहीं पकड़े गए थे, बल्कि उससे पहले से थे। और फिर इनको न सिर्फ पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई, बल्कि इनके पास जो हथियार रखे गए AK-47 गोला बारूद, वो भी सब पुलिस ने मैनिपुलेट किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो जांच की उससे ये पता चला कि इनका लश्कर से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं था। अब जब ये रिपोर्ट आई तो जाहिर सी बात है कि हंगामा होना था, और हंगामा हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट को गुजरात सरकार ने फिर चैलेंज किया हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर एक SIT बनेगी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो इस मामले की दोबारा जांच करेगी। तो SIT बनाई गई और SIT के बाकायदा टीम ने इस पूरे मामले की जांच की। 21 नवंबर 2011 को, मतलब 2009 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके 2 साल के बाद 2011 में गुजरात हाई कोर्ट, अहमदाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में बनाई गई SIT की टीम, जो कि हाई कोर्ट के ही अंडर में काम कर रही थी, उसने 21 नवंबर 2011 को हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी। और उसने अपनी ये रिपोर्ट में यह कहा कि एनकाउंटर फेक था, फर्जी था। और इसमें उन्होंने कई IPS अफसर और पुलिस वालों को बाकायदा नामजद किया, करीब 20 लोग, जिसमें कई IPS थे। तो पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसकी रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसके बाद फिर हाईकोर्ट की निगरानी में बनी SIT की टीम। SIT ने अपनी रिपोर्ट दी, उसने भी इसको माना कि ये जो है ये फर्जी इनकाउंटर था, फेक इनकाउंटर था, ये जेन्युइन नहीं था। इसके बाद अब मामला फिर जब ये रिपोर्ट आ जाती है तो ये होता है कि इसमें कई और चीज़ें हैं, तो इसलिए इसकी फ्री एंड फेयर ट्रायल के लिए इसको CBI को मामले को सौंप दिया जाए। अब CBI इस मामले की जांच करती है। पहली जांच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट दी, दूसरी जांच SIT ने की, उसने अपनी रिपोर्ट दी। ये दोनों अभी तक इस चारों लोगों की मौत को फर्जी बता रहे थे, फेक इनकाउंटर बता रहे थे। अब तीसरी जांच CBI की निगरानी में होती है। CBI पूरे मामले की जांच करती है और इसके बाद CBI अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। और CBI की जांच भी आखिरी में यही निकलती है कि 14 जून 2004 को जिन 4 लोगों को मारा गया था, वो कोई इनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक फर्जी इनकाउंटर था, वो एक मर्डर था। अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब CBI अपनी चार्जशीट में जो कहानी बताती है वो ये कहानी है कि 11 जून को इशरत जहां मुंबई से चली, मुंब्रा से, अपने घर से, थाने से नासिक के लिए, ये बात सच है। लेकिन इसके बाद जब वो निकलती है तो 12 जून को इशरत जहां और उसके साथ जो प्रणेश पिल्ले और उर्फ जावेद शेख, इन दोनों को वसाद इलाका है एक, वहाँ के टोल बूथ से, ये डिस्ट्रिक्ट आनंद में पड़ता है गुजरात में, वहाँ से इन दोनों को जो गुजरात की पुलिस है वो उठा लेती है। और तब ये लोग एक कार में थे, MH02JA4786, और इन दोनों को उठा लेती है। और उसके बाद उठाने के बाद इन्हें अपने साथ अहमदाबाद के बाहरी एक इलाका है, वो एक हाईवे के करीब, खोडियार फार्म, वहाँ ले जाती है और वहाँ गैर कानूनी तरीके से इन दोनों को अपने हिरासत में रखती है।
12 जून से पहले पुलिस जो है वो 2 और लोगों को ऑलरेडी उठा चुकी थी जो इसमें मारे गए थे, अमजद अली राणा और जीशान जौहर। तो जीशान जौहर और अमजद अली राणा पहले से ही गुजरात पुलिस के कब्जे में। 12 जून को इशरत जहां और जावेद शेख को भी उठा लेते हैं। उसके बाद इनको उठाने के बाद 13 जून को जो बाकी 2 लोग थे, अमजद राणा और जीशान, इनको भी पुलिस उसी जगह ले आती जहां इशरत जहां और जावेद शेख को रखा गया था। 13 जून को लाने के बाद बाकायदा जो गुजरात की पुलिस है, बंजारा के नेतृत्व में और वहाँ के स्पेशल ब्रांच के नेतृत्व में ये लोग पूरी एक प्लानिंग करते हैं। ये पूरी चार्जशीट का हिस्सा है जो सीबीआई का है। और उसके बाद फिर ये तय होता है कि 14 जून को इन चारों को मार दिया जाएगा। 14 जून की सुबह सुबह इन चारों को उस फार्म से निकाला जाता है और बाहर ले जाया जाता है। उससे पहले वहाँ की जो SIB है, डिपार्टमेंट पुलिस की, वहाँ से 14 जून को ही सारे हथियार मंगाए जाते हैं ऑफिशियली रिकॉर्ड पर। चूँकि आप जब इस तरह के ऑपरेशन करते हैं तो कितने वेपन्स, कारतूस, ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिलती हैं। तो SIB ऑफिस अहमदाबाद से बाकायदा सारे हथियार लिए जाते हैं और उन हथियार को लेकर जो SIB की टीम है वो खोडियार फार्म पर पहुंचती है जहां ये 4 लोग गैर कानूनी तरीके से रखे गए थे। इसके बाद इन चारों को निकाला जाता है, एक सुनसान जगह पे ले जाता है सुबह सुबह। और जो सीबीआई की चार्जशीट है उसके हिसाब से जो पुलिस अफसर हैं, एक NK अमीन, ये 9mm पिस्टल से 5 राउंड गोली चलाते हैं। JG परमार दूसरे पुलिस अफसर हैं, ये 4 राउंड अपने रिवॉल्वर से चलाते हैं। तरुण ब्रॉड ये 6 राउंड अपने रिवॉल्वर से और 3 राउंड एक IK चौहान दूसरे पुलिस अफसर उनके रिवॉल्वर से गोली चलाते हैं। मोहन कलसवा ये 32 राउंड फायर करते हैं AK-47 से और 10 राउंड फायर करते हैं AK-47 ही जो कमांडो मोहन नानजी का था। इसके अलावा अनाजू जीवान चौधरी ये 10 राउंड अपने स्टेन गन से फायर करते हैं। तो 32, 10, 42, 10, 52 और 6 और 3, 9, 52 और 9, 62 और 7, 8, 61, 61 और 4, 65 और 5, 69 राउंड्स टोटल फायर होता है। और उसके बाद ये चारों मारे जाते हैं। इनके बाद मीडिया आती है, खबर फैलती है और फिर उसके बाद बताया जाता है, कहानी सामने आती है कि इस तरीके से एक लश्कर का जो एक बहुत बड़ा एक साजिश थी गुजरात के CM को मारने की, वो नाकाम कर देते हैं। इसके बाद इशरत जहां के घर वाले और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बताई, फिर 3 कमेटी होती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर SIT, फिर CBI, तीनों अपनी रिपोर्ट देती है। तीनों ने अपनी रिपोर्ट में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये कहा कि ये एक एनकाउंटर फर्जी है। मतलब इन लोगों को पहले से उठाया गया और मारा गया, इसका मतलब है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये एनकाउंटर नहीं है। ये इस 3 अलग अलग जो इसकी जांच की गई उनमें एक राय ये कॉमन है। लेकिन इस केस को जो कंट्रोवर्शियल सब कुछ हुआ और बनाया गया और इसका पॉलिटिक्स इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल लोगों ने, उसकी वजह ये थी कि CBI ने अपनी चार्जशीट में कहीं ये नहीं पुख्ता तौर पे कहा कि इशरत जहां का लश्कर के साथ कोई रिश्ता इस्टेब्लिश होता है कि नहीं, ना हाँ या ना। उसी तरीके से SIT की टीम ने जो जांच की वो भी इस पर पूरी रोशनी नहीं डाल सकी। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जो था उसने तो कहा ही था कि कोई जांच इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है। दूसरा ये है कि एक RVS मणि, ये एक्स अंडर सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री में, इन्होंने अचानक 2016 में एक इल्ज़ाम लगाया कि ये अंडर सेक्रेटरी थे कि जो इशरत जहां की पूरी रिपोर्ट थी उसको सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर बदलने के लिए इन पे झूठे इल्ज़ाम, मतलब इन पे दबाव डाला गया था। जब SIT इस मामले की जांच कर रही थी अहमदाबाद हाई कोर्ट के निगरानी में, तब SIT की टीम ने बाकायदा ये जो पूर्व अंडर सेक्रेटरी हैं RVS मणि,
इनसे पूछताछ की थी और उनका ये कहना था कि एसआईटी की टीम ने उनको टॉर्चर किया था, उनको सिगरेट से दागा था और उनके ऊपर प्रेशर ये डाला जा रहा था कि तुम ये हल्फनामा दो कि इशरत जहां लश्कर से नहीं जुड़ी हुई है। ये एक चीज़। उसके बाद एक दूसरी चीज़ आई, जो पूर्व एक आईबी के हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड थे राजेंद्र कुमार, जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एसआईटी की टीम ने जांच की थी, इवन सीबीआई ने, तो पुलिस वालों के अलावा राजेंद्र कुमार आईबी के जो चीफ हैं उनके ऊपर भी उंगली उठी थी इस इनकाउंटर को लेकर कि इसमें उनका भी रोल रहा है, इस फर्जी इनकाउंटर की वजह से, और उसमें वो भी अक्यूज्ड है। हालांकि उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, राजेंद्र कुमार को। इस बीच 2010 में जब हेडली, जो मुंबई अटैक के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ था, जो पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल है और इस वक्त भी अमेरिका में हिरासत में है, तो मुंबई 26/11 के सिलसिले में जब उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ हो रही थी मुंबई में, तब उसने कहा था कि इशरत जहां जो है वो लश्कर की एक फिदायीन थी। और ये बात ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे बताया था, जो लश्कर का कमांडर पाकिस्तान में है, जो मुंबई 26/11 की जब कहानी सुनाई थी तो आपको याद होगा, जो फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, जो आतंकवादियों को लगातार बता रहा था ऐसे करो, ऐसे गोले फेंको, उसमें एक आवाज़ लखवी की भी थी जिसको चाचा भी कहते हैं। तो हेडली ने ये कहा था कि तब मुझे लखवी ने बताया था कि हमारी एक फिदायीन जो है वो मारी गई है। लेकिन बाद में फिर हेडली ने ये कहा कि उसे लखवी ने ये बात नहीं बताई थी कि इशरत जहां लश्कर से जुड़ी, बल्कि उसे मीडिया के जरिए पता चला। ये एक पार्ट। दूसरा, 2007 तक 6-7 में लश्कर के अपने एक साइट पर, जो उनका वेबसाइट होता है, उस पर एक रिपोर्ट डाली उन्होंने कि ये जो इशरत जहां है ये उसकी लश्कर से जुड़ी हुई थी और उसके ऊपर उन्हें फ़ख्र है। और लेकिन उसकी उस पर उन्होंने ये भी कहा था कि जब उसको मारा गया, उसकी एक तस्वीर है सारी, तो 3 मर्दों के साथ उसे भी बिना नकाब के उसकी बॉडी वैसी ही पड़ी हुई थी। इसको बाकायदा कोर्ट में प्रूफ भी यहाँ पे बनाया गया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद फिर लश्कर ने यह कहा कि बाकायदा इशरत जहां की फैमिली के नाम पे उसने वहाँ से माफ़ीनामा लिखा कि हमारी वजह से इशरत जहां की फैमिली और बाकी जो हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को तकलीफ़ हुई, कि इसको गलत लिया गया कि इशरत जहां से हमारा लश्कर का कोई रिश्ता नहीं है। ये हमारे यहाँ मीडिया में भी आई है खबर। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ है, एक पहले लश्कर ने क्लेम किया, दूसरा अब लश्कर माफ़ी मांग रहा है। तो अब सवाल यह कि लश्कर माफ़ी क्यों मांगे, तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है। तो एक ये कि वो लश्कर की थी कि नहीं थी, लश्कर के ही 2 बोल थे। हेडली ने उधर बताया कि इशरत जहां जब मारी गई थी तब लखवी ने उसे कहा था कि हाँ, इशरत हमारी जो है वो लश्कर की एक फिदायीन है। लेकिन हेडली बाद में पलट गया, उसने कहा नहीं, लखवी ने मुझे नहीं बताया, तो ये मुझे इंडिया में जो मीडिया में चल रहा था, छप रहा था, उससे मुझे ये जानकारी मिली थी। तो वो भी एक तरह से पलट जाता है। अब ये 3 चीज़ तो हो गई, 3 कमेटी भी हो गई। अब सवाल ये है कि इशरत जहां वाकई थी क्या। 2 चीज़ इसमें कोई 2 राय नहीं कि ये जो 2 लोग मारे गए थे, इशरत और जावेद शेख के अलावा जीशान जौहर और अमजद अली राना, ये दोनों पाकिस्तानी सिटीज़न थे और इसीलिए इनकी बॉडी को किसी ने क्लेम भी नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी है कि इन दोनों का लश्कर से ताल्लुक़ था। अब बाकी बचे 2, क्योंकि ये दोनों हिंदुस्तानी, प्रणेश पिल्ले उर्फ जावेद शेख, इशरत जहां, ये दोनों, एक केरल एक मुंबई की। तो इनका क्या कनेक्शन इन 2 लश्कर के लोगों से। तो इस पे एक कहानी आई और जिसको लेके तमाम बातें हुई हैं, लेकिन इसको पुख्ता तौर पे कभी किसी ने कहा नहीं है। वो कहानी ये है कि अच्छा, इन लोग जब चारों को मारा गया था गुजरात पुलिस ने, तो ये एक तो ये था कि मोदी को मारना, नरेंद्र मोदी को, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और रीज़न ये था कि जो गुजरात के दंगे हुए थे उसका बदला लेने के लिए ये कत्ल करने के लिए आए थे। ये थ्योरी थी। अब जो इसमें
जो चीज़ें ये सारी अब रिपोर्ट के बाद की बाहर की चीज़ें आती हैं कि इसमें कोई शक नहीं था कि 2 पाकिस्तानी थे, 2 लश्कर के साथ थे, लेकिन जिस तरीके से जावेद शेख उर्फ जो प्रनेश पिल्ले, उनके घर वालों ने हमेशा कहा कि उनका बेटा जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, इरशाद जहाँ की फैमिली ने कहा। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए, कई बार ऐसी चीज़ें जो लोग करते हैं वो अपने परिवार से शेयर नहीं करते हैं, तो झूठ और सच क्या होता है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है और जो ये इस सर्किल में सब जानते हैं, वो कहानी क्या है, वो ये है कि गुजरात में दंगे के बाद ये फैक्ट है कि कुछ आतंकवादी संगठनों ने तब के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी, क्योंकि वो इस दंगे के लिए उनको जिम्मेदार मानते थे और वो चाहते थे बदला लेना, और ऐसी आईबी की भी रिपोर्ट थी। तो ये सारी रिपोर्ट आईबी की हुआ करती थी। तो उस वक्त कश्मीर में कोई एक टेररिस्ट ऐसा पकड़ाया था जो आईबी के इनपुट पे पकड़ाया था, और उसने ये खुलासा किया था कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो गुजरात के सीएम को निशाना बना सकते हैं। आईबी ने ये इनपुट गुजरात पुलिस को पास किया था, और तभी ये जो आईबी के हेड इस पूरे एनकाउंटर में जिनका नाम आ रहा था, राजेंद्र कुमार, जिनको सीबीआई ने भी कहा कि वो शामिल हो सकते हैं, तो अब ये पता नहीं था कि वो लोग कौन हैं। तो एक जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि इशरत जहां और प्रनेश पिल्ले ये आईबी के ब्लैक ऑप का हिस्सा थी, मतलब ब्लैक ऑपरेशन का। अब ये होता क्या है, वो ये कि या तो अब इसमें फिर 2 चीज़ें आएंगी, या तो आईबी के पास ये इनपुट थी कि इशरत जहां वाकई लश्कर से जुड़ी हुई है और प्रनेश उर्फ जावेद शेख भी जुड़ा हुआ है, तो आईबी ने इन दोनों को पकड़ा। उसके बाद इन दोनों को उन्होंने ट्रैप किया और कहा कि देखो तुम हमारे लिए काम करो तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जनरली ऐसा होता है खुफिया एजेंसियों में, और नहीं तो फिर तुम मारे जाओगे या पकड़े जाओगे। तो कहानी जो है वो ये है कि इशरत जहां और शेख ये आईबी के लिए काम करने लगे, और इन्होंने ये पता करने के लिए कि कौन कौन है, क्या है, कैसे हैं, उसके लिए भी एक ट्रैप किया गया कि ऐसे लोगों के ज़रिए जो आतंकवादी संगठनों में शामिल हैं उन तक पहुंचना और उनको ये बताना कि हम भी बहुत नफ़रत करते हैं और हम भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। तो इस तरीके से ये जो एक नेटवर्क बनाना शुरू किया, और उस नेटवर्क के ज़रिए ये लश्कर के कुछ लोगों तक पहुँचे, जिनमें से एक ज़ीशान जौहर था और एक अमजद अली राणा था। और ये दोनों जो है फिर इशरत और शेख इनके संपर्क में आए और ये कहा कि हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं और तुम और इस मिशन को अंजाम देंगे। और इन दोनों के ट्रैप में फंसकर वो दोनों आए, और जब वो दोनों आए तो उसके बाद उन दोनों को उठाया गया और फिर इन दोनों को उठाया गया और चारों को एनकाउंटर कर दिया गया। ये एक कहानी चलती है जो एक पार्ट है कि ये एक ऑपरेशन जो है ये आई, और इसीलिए जो आईबी के चीफ हैं जिनको शुरू से इस कटघरे में राजेंद्र कुमार को खड़ा किया गया, जिन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगा, अक्यूज़ तक बनाया गया, तो ये कहानी ये थी। तो 2 पार्ट हैं इसके, एक कि 3 के 3 जांच में यह है कि ये इनकाउंटर फेक है, लेकिन जो बदकिस्मती की बात है वो ये कि एक भी चीज़ आज तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि वाकई जो बाकी 2 पाकिस्तानियों को छोड़कर जो प्रनेश है और जो इशरत जहां है, इसका लश्कर से कितना लिंक है, क्या लिंक है क्योंकि अपनी रिपोर्ट में ये साबित नहीं किया जा सका। और फिर दूसरी तरफ ये अंडर सेक्रेटरी का आकर बयान कि उस पर दबाव डाला गया उन पर कि कोर्ट में ये कहा जाए कि वो लश्कर के साथ थी। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर इस केस को इतना ज़्यादा उलझा के रख दिया कि इसका सच आज भी क्या है किसी को नहीं मालूम। क्योंकि एक तो जिस तरह से हेडली का बयान अपने आप में वो भी काफ़ी था कि अगर वो कहता है लखवी ने उसे बताया और फिर वो पलट जाता है, तो इन चीज़ों ने। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अब जो पॉलिटिक्स की मैंने बात की थी कि उस वक्त सेंटर में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की थी, वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट गुजरात में, तो फंसाना एक दूसरे को। ये भी कहा गया था कि एक रिपोर्ट ये भी आई है कि जो आईबी ने बाद में एक रिपोर्ट दी थी दिल्ली में कि वाकई गुजरात दंगे को लेके वहाँ के सीएम की जान को ख़तरा है और उसके लिए
उनके पास प्रूफ है कि इशरत जहां जो है वो लश्कर के साथ जुड़ी हुई है, और ये पूरी रिपोर्ट थी। लेकिन कहते हैं कि जब जो दिल्ली में सरकार थी उसने इस रिपोर्ट की फाइल को दबा दिया और उसने कहा कि आप चुप रहिए। ये भी पब्लिक डोमेन में है, बाकायदा मीडिया में है। तो कुल मिलाकर इशरत जहां का लश्कर के साथ क्या रिश्ता है, ये आज भी एक पहेली है। लेकिन एक फैक्ट है, वो ये है कि ये जो चारों लोग मारे गए, ये इनकाउंटर जो है ये फर्जी था, फेक था, ये हर 3 जांच कमेटी में सामने बात आ गई। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये पकड़े जा सकते थे, ये बात वही आती है जिसको लेकर कोर्ट ने भी एक बार कहा इसमें, तो फिर आप उनसे बहुत सारी चीज़ें उगलवा सकते थे, और आपने उगलवाने की बजाय उनको सीधे मारा, मतलब एक तरह से ये पुलिस कस्टडी में मारा, और पुलिस कस्टडी भी इलीगल, क्योंकि उनकी आपने रिमांड तो ली नहीं, रिमांड लेते तो शायद इनकाउंटर ना होता। तो और उस पर से ये कि फिर सवाल ये उठना चाहिए कि आप क्या हैं क्या नहीं उससे छोड़ो, क्या पुलिस को ये हक है कि वो पुलिस कस्टडी में ही मारना शुरू कर दे। लेकिन इस सवाल को भुलाकर यहाँ पे सवाल ये उठने लगा कि लश्कर की है कि नहीं, ये वाकई मारने आई थी कि नहीं आई थी। ये सारी चीज़ों में जो असली मुद्दा था इस केस का वो उलझ के रह गया, और उस पर कोई बात नहीं करता, कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति सबसे गंदी है। और यही वजह है कि इस केस में, अच्छा, इस केस से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग वही हैं जो सोहराबुद्दीन केस से भी जुड़े हुए थे। इसी केस में जब सोहराबुद्दीन केस के मामले में जब बंजारा जो हैं वो जेल में थे, तब एसआईटी की टीम ने, बल्कि सीबीआई की टीम ने जेल से पूछताछ के लिए बंजारा को बाहर लेकर आए, अहमदाबाद में पूछताछ की, और उसके बाद ही फिर बंजारा ने गुस्से में इस्तीफ़ा दिया था पुलिस सर्विस से कि गुजरात पुलिस और गुजरात की सरकार जो है वो कोई मदद नहीं कर रही है। तो कुल मिला के ये थी कहानी इशरत जहां के एनकाउंटर की, और ये वाकई एक पहेली है अभी भी, क्योंकि अभी आखिरी फैसला आया नहीं है कि है क्या मामला। लेकिन हाँ, जो 3 रिपोर्ट आई है उन तीनों में ये फैक्ट है कि एनकाउंटर फेक था, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये वाकई बेगुनाह थे कि नहीं थे, और आतंकवादी थे तो इनका क्या लिंक था। ये चीज़ें अभी भी घालमेल हैं, और उम्मीद करते हैं हम लोग कि सच सामने आए शायद, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें आने, बड़े बड़े अफसर के ऊपर दबाव, हल्फनामा बदलने की बातें, अंडर सेक्रेटरी का ये कि उन्हें ही एसआईटी के लोगों ने टॉर्चर किया, सिगरेट से जलाया, कैसे बयान दो, ऐसे बयान दो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसने इस केस को इतना ज़्यादा सुर्खियाँ बनने का मौका दिया। अब मैं कहूँगा दीपक से कि इस केस से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं उन्हें अब उससे ज़्यादा जितनी जानकारी है ज़रूर बताऊँगा। जो आपने गोधरा कांड के बारे में बताया उसके बारे में सुनना चाहते हैं, गुलबर्ग सोसाइटी के बारे में सुनना चाहते हैं। जी देखिए, असल में गोधरा और गुलबर्गा दोनों अलग अलग मामले हैं, मतलब उसी दंगे से जुड़े हुए हैं। अब वो किसी दिन मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि ज़रूर सुनाऊँगा और जल्दी सुनाऊँगा। एक सवाल है कि उस टाइम पे जितने भी नेता के जो बयान ऑडियो टेप वायरल हो रहे थे वो क्या सच में थे, और क्या सीएम नरेंद्र मोदी के रहते हुए सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए थे गुजरात में? उस वक्त गुजरात में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए थे, इसकी मेरे पास तो डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन एक फिगर है मेरे पास। 2002 से 2005 के बीच में करीब 20 इनकाउंटर वो हुए थे, जिसमें डीजी बंजारा जो थे वो एटीएस के हेड थे और उन्होंने किए थे, और उनमें से ज़्यादातर इनकाउंटर शक के घेरे में थे, ज़्यादातर इनकाउंटर पर उंगलियां उठी थी। और कॉमन ये चीज़ थी इन सारे 20 के 20 इनकाउंटर में कि सारे इनकाउंटर अर्ली मॉर्निंग हुए, सारे इनकाउंटर सुनसान इलाके में हुए, सारे इनकाउंटर में एक भी कोई न्यूट्रल विटनेस नहीं था। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज़ अगर मैं अभी कुछ कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, जबकि आप का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर से, तो उस तरह के विटनेस आए जो जानने वाले थे या पुलिस के ही लोग थे। तो ये सारी चीज़ें शक के दायरे में आती हैं कि हमेशा सारे इनकाउंटर सुबह सुबह क्यों, शहर से दूर क्यों, सुनसान जगह पे क्यों, कोई न्यूट्रल विटनेस कभी क्यों नहीं। तो इस वजह से ये सारे जो इनकाउंटर की जांच हुई थी उसमें ज़्यादातर मामलों में यही पाया गया था कि ये इनकाउंटर फेक है। सर, ललित कुमार जी का सवाल है कि इस केस में अमित शाह का क्या रोल था? ललित शाह इस केस में
अमित शाह का कोई रोल नहीं था बाकायदा, बल्कि इसमें कुछ लोगों ने बात भी उठाई थी, लेकिन सीबीआई ने और एसआईटी ने दोनों ने ही अपनी जांच में क्लीन चिट दे रखी थी। सर परवेज आलम जी का सवाल है कि उस टाइम की मिनिस्टर को भी इसमें ऑडियो टेप आया था, व्हाट फैक्ट्स आर देयर अबाउट दिस? उस वक्त एक ऑडियो टेप आया था, उसमें ये था कि इस पूरे मामले में जो अक्यूज़ थे उसमें से पुलिस वाले ज़्यादातर आईपीएस थे। तो ये क्या रहा था कि इससे कैसे बचा जाए और किस तरीके का रास्ता निकाला जाए, कैसे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये बाकायदा असल में एक तरह का स्टिंग भी था और ये तहलका ने किया था। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और कुछ हुआ नहीं, जबकि एक ऐसी और स्टिंग इंडिया टुडे ने भी उस वक्त किया था और उसमें ये था कि ये इस्टेब्लिश हो रहा था कि इशरत जहाँ जो है उसका लिंक है बाकायदा लश्कर से, लश्कर के साथ जुड़ी हुई थी, लश्कर की मॉड्यूल का एक पार्ट थी। तो ये दो अलग अलग चीज़ें आई थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके अलावा जांच भी बहुत सारी हुई। कंक्रीट फाइनल फैसला कि वाकई ये लोग लश्कर के थे, मतलब दो की मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, नहीं थे, ये किसी रिपोर्ट में, किसी अभी तक फैसले में इस पर कोई ऐसी क्लियर चीज़ें आई नहीं कि जो हम और आप बात कर सकें इस बारे में। सर सद्दाम अली जी का सवाल है, सर दीदी बंजारा ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट किलर कहना कहाँ तक ठीक है? सद्दाम साहब, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि किसी एक का कॉन्ट्रैक्ट किलर कहा जाए, क्योंकि पुलिस की नौकरी होती है और किसी एक दो शख्स की वजह से पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करना ठीक नहीं है। ये इत्तेफाक है कि जो बंजारा ने जितने भी इनकाउंटर किए उस वक्त अमित शाह वहाँ पे होम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर के अंडर में ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट आता है। लेकिन मैं तो इसे इत्तेफाक ही कहूँगा कि ज़्यादातर जो इनकाउंटर हुए उन्हीं के टेन्योर में हुए। सर आसिम माथुर जी का सवाल है, इशरत ने अपने पेरेंट्स को सेकंड कॉल पे बताया था कि कोई सस्पिशियस लोग आए हैं जावेद के साथ, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इशरत को कुछ पता नहीं था इस सब के बारे में? जब उसने दूसरा कॉल किया तो चूँकि ये कॉल भी कैसे आया, उनकी माँ ने अपनी टेस्टिमनी में बयान में बताया था पूरा सब कुछ, तो उसने जब दूसरा कॉल किया था तब कहा था कि कुछ अजीब से लोग आए हुए हैं। तो अब उस पर यह था कि ये अजीब से लोग कौन हैं, टेररिस्ट हैं या फिर वहाँ की जो पुलिस फोर्स है वो सादी वर्दी में आई है, क्योंकि पुलिस जो इस तरह के एटीएस और क्राइम ब्रांच के लोग होते हैं जनरली वर्दी में नहीं होते हैं। तो ये अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो लोग पुलिस वाले थे या वो थे, लेकिन बाद में जिस तरीके की जो जांच हुई है, जो मजिस्ट्रेट जुडिशल मजिस्ट्रेट का वहाँ के जो पूरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से वो वही लोग थे जो सादी वर्दी में पुलिस के लोग थे जो दोनों को उठा कर लेकर गए थे। सर आशीष सोनी जी का सवाल है कि क्या मुसलमान होने के कारण इन पे ये इस्तेमाल किया गया था एनकाउंटर? आशीष जी, ये सवाल का जवाब कि मुसलमान होने की वजह से इनकाउंटर किया गया, देखिए उस वक्त थोड़ा सा इन चीज़ों में सीधे फैसला लेने की बजाय या सीधे राय कायम करने की बजाय हालात को समझना ज़रूरी होता है। ये वो दौर था जब दो तीन चीज़ें थी, एक गुजरात में दंगा हो चुका था, दूसरा गुजरात दंगे को लेकर पूरे देश में गुस्सा था, तीसरा उस वक्त ऐसी आईबी की बहुत सारी इनपुट्स आई थी कि गुजरात दंगे के लिए बहुत सारे आतंकवादी संगठन और ये लोग जो है वो गुजरात के सीएम को निशाना बना सकते हैं, इसलिए सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी और आईबी ही ऐसे इनपुट देती है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन एक और भी चीज़ थी कि उस वक्त ऐसे ज़्यादातर जो इनकाउंटर गुजरात में हुए थे वो एक ही नाम पे हुए थे कि वहाँ के सीएम को ख़तरा और वो सीएम को मारने के लिए आए थे और वहाँ की पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया, जिसमें सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर भी शामिल है। सोहराबुद्दीन के इनकाउंटर पे भी यही था कि सोहराबुद्दीन जो है वो वहाँ के सीएम की भी मतलब जान ले सकता था इसी खुंदक में। तो ये सारी चीज़ें थीं और हालात जिस तरीके के होते हैं जिस वक्त, तो और आईबी की सबसे बड़ी बात है जो इनपुट होती है, तो आईबी के इनपुट को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सही साजिश को बेनकाब करना और फेक इनकाउंटर करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसकी सज़ा भी मिलती है। और जो बंजारा है जिन्होंने इतना किया, 8 साल जेल में रहे, वक्त से पहले उनको नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा, आज भी केस चल ही रहा है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। सर रोहित त्रिवेदी जी का सवाल है, इट्स वेरी कॉमन दैट इन एवरी केस पुलिस स्टार्ट विद वायलेंस, इवन अ काइंड ऑफ स्मॉल थीव्स लाइक स्टोलन गुड फिजिकली टॉर्चर्ड बाय पुलिस, डू यू थिंक पुलिस रियली वर्क एज पर प्रोटोकॉल? ऐसा जनरली होता है कि जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, वैसा होता नहीं है। चाहे वो एफआईआर, आप तो टॉर्चर की बात कर रहे हैं, उसकी बात एफआईआर दर्ज करने से लेकर किसी केस के आम लोगों की सुनवाई करना, चोरी डकैती, इन सब केसेस को सुलझाना, पकड़ना, अगर पूरी तरह से ईमानदारी से करे पुलिस तो शायद ना मुझे कहानी सुनाने की ज़रूरत हो ना आपको सुनने की ज़रूरत हो। लेकिन ये तो सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, बात तो केसेस की है। इवन जो चूँकि पुलिस ही किसी भी केस की जांच करती है, सबूत इकट्ठा करती है, विटनेस को ढूंढती है,
और अगर केस कमज़ोर होता तो अदालत में उसका हश्र क्या होता, ये इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। तो अगर पुलिस अपना ईमानदारी से काम करे तो न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, क्राइम कम होगा, बल्कि कोर्ट में जो मुजरिम हैं उनको छूटने का मौका भी नहीं मिलेगा और उनमें से ज़्यादातर को सज़ा होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट है, सज़ा दिलाने की जो रेट है, वो बहुत कम है। और उसकी वजह ये है कि पुलिस अपना काम उस ईमानदारी से करती ही नहीं है जिस तरीके से करना चाहिए। इजी वे नाम से एक आईडी है सर, इनका पूछना है कि फेक एनकाउंटर में पॉलिटिकल लिंक किस हद तक होता है? ईजी इजी वे। वे अगर पॉलिटिकल विल हो और गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट, जनरली स्टेट का ही सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट फ्री हैंड देती है पुलिस को, फ्री हैंड का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करें, गुंडागर्दी करें, एनकाउंटर करें। फ्री हैंड का मतलब ये होता है कि हाँ, उसमें कोई नेताओं का, सरकार का दखल नहीं होगा, और अगर वो गलत करेंगे तो फिर जवाबदेह होंगे, कटघरे में खड़े होंगे। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हर नेता पुलिस को जो है दबाने की भी, एक पुलिस की तो हमने बुराई कर दी है, एक पुलिस की मजबूरी भी कही है, पुलिस का दर्द भी ये है कि उनके ऊपर प्रेशर इतना होता है पॉलिटिशियंस का। आप एमएलए, एमपी, मिनिस्टर ये सब तो छोड़ दीजिए, जो छोटे मोटे ग्राम पंचायत से लेके जो काउंसलर तक की जो सीटों पे जीतते हैं, वही थाने में पुलिस अफसर पे दादागिरी करते हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है कि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं, और अगर वो नहीं सुनते हैं उनकी, तो फिर वही है, ट्रांसफ़र है, उनको तंग करना है, पनिशमेंट है। तो ये पूरे सिस्टम का हिस्सा हो चुका है। जिस दिन पुलिस और ऐसी तमाम जांच एजेंसी, इवन सीबीआई, अगर इनको इस पॉलिटिक्स के जंजाल से निकाल दिया जाए, उनके ऊपर नेताओं का और इन सब का प्रेशर ना हो, तो शायद वो बेहतर काम करें, अच्छे से काम करें और ईमानदारी से काम करें। सर एक सवाल, एक अब्बू शाहमा जी का। सर मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। मुझे नजीब जेनू की स्टोरी सुनना है। हाँ, थैंक यू अबू शामा साहब। मैं बिल्कुल नजीब की आपको स्टोरी सुनाऊंगा। ये भी एक अजीब कहानी है कि एक जेएनयू का स्टूडेंट, और वो उसको करीब साल से तो ऊपर हो चुका है, रिवॉर्ड भी उस पर सीबीआई ने निकाला है, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं कहाँ है, किधर गया, कैसा है, किस हाल में है। उसको लेके बहुत सारी कहानियाँ भी आई अलग अलग वक्त पर। लेकिन मैं इसकी पूरी डिटेल और लेटेस्ट अपडेट जो है उसके साथ करके मैं जल्दी आपके पास वापस लौटता हूँ और सुनाता हूँ। सर कई लोग अजीत डोभाल के ऊपर स्टोरी सुनना चाहते हैं आपसे। हाँ, अजीत डोभाल के ऊपर ये भी इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर, क्योंकि मेरा भी पर्सनल बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, और मैं कई बार मिला हूँ उनसे। और अजीत डोभाल इंसान वाकई बड़े अच्छे हैं, पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए। और जब भी बात करता, पहले तो वो चूँकि अभी तो एनएसए के वो हैं, जब वो नहीं थे, रिटायर हो चुके थे, तो कई बार स्टूडियो आए, कई बार डिस्कशन में शामिल हुए, कई बार अंडरवर्ल्ड और बाकी स्टोरी करते थे, तो उनसे हम लोग बाइट भी लेते थे, फ़ोन पे ही बात होती थी। तो उनके किस्से आपको ज़रूर सुनाता हूँ एक दिन, और जल्दी सुनाता हूँ। सर विष्णु मंगलम जी हैं। सर मैं आपके और क्राइम तक के परिवार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। करीब 100 लोगों को एक सेल्स एजेंट की तरह सब्सक्रिप्शन करवाया है मैंने। विष्णु जी, थैंक यू। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, तो इसलिए मैं क्या बोलूँ, बस आपका प्यार है, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। और मैं एक छोटा सा आपसे शेयर करता हूँ कि कल चूँकि ये एक सवाल इसी से रिलेटेड है। सर कई लोग ने स्टार्टिंग से लेकर अपने चैट में कहा है कि आपको अलग से 5-10 मिनट आप कल ने आप सेलिब्रेशन कैसे किया और क्या क्या किया बताएं। चलिए, तो आप 5-10 मिनट पूरा इसको लेके। 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्ट में आपको बताता हूँ, उसका ख़त्म करता हूँ। तो मैंने शुरुआत में कहा था थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों के जो मेल आए, कई ने कार्ड भेजे, कई ने अलग अलग, कुछ ने तो कविता भी लिख के भेजी है, उसमें से कुछ कविता बहुत अच्छी है, कभी सुनाऊँगा। और इतनी सारी दुआएं मिली। तो कल मैंने परसों ही आपसे कहा था कि छुट्टी लूँगा, इसलिए कि वो मेरे हाथ में है नहीं। बीवी बेटी दोनों ने धमकी दी थी कि कल जो है मैं उनके हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो बस वो दिन में उठा कर ले गए, फिर लंच कराया और शॉपिंग कराई, फिर डिनर कराया, फिर पिक्चर दिखाई, और मुझे आईफोन भी गिफ्ट किया। और उसी दौरान में जब ये मैं ऐसी कुछ कुछ जगहों पे गया, तो मुझे बड़ी खुशी कि कल करीब मुझे 30-40 फ़ैन मिले। चूँकि वारदात और आज तक पे आता रहता हूँ, तो लोग मिलते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, तो वो एक आदत सी हो गई है। लेकिन मुझे कल इसलिए थोड़ी डिफरेंट खुशी हुई, और मेरी वाइफ भी देख रही थी, और उसने एक जगह पे कमेंट्स भी मारा था मुझे।
वो जो ज़्यादातर मिले उसमें से अगर मैं 40 की बात करूं तो 35 जो थे वो कह रहे थे कि मैं आपकी कहानी बहुत पसंद करता हूं, और वो सारे क्राइम तक के थे। तो ये एक मेरे लिए नया था कि अचानक पिछले 2-3 महीने में एक चेंजेस, एक परिवर्तन आया कि अब मुझे लोग कहानी की वजह से ज़्यादा पहचानते हैं। तो ये मेरी वाइफ ने भी कल कहा कि ये थोड़ा सा चेंज नहीं आ गया, वो ये नहीं कहते हैं कि अच्छा आपका वो शो देखा वो देखा, ये सब क्राइम तक की बातें करते हैं और कहानी की। मैंने कहा हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए कि शायद क्राइम तक से अचानक, अभी तो एक तो नया नया बच्चा है तो ज़्यादा प्यार है, और जिस तरीके से लोग मिलते हैं और वो शेयर करते हैं और बताते हैं। जैसे जिस थिएटर में मैं पिक्चर देख रहा था तो मेरी बेटी वो कोल्ड ड्रिंक लेकर अंदर जाती, मैंने कहा कि वो अंदर अलाउड नहीं है खाने पीने का बेटा, तुम बाहर पी लो। तो उसने कहा नहीं, वो एक पैकेट था उसने उसमें डाल लिया, केन था। तो मैंने कहा ये देखो अभी अंकल तुम्हारा रोक लेंगे। तो वो आगे थी और मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था। जैसे ही वो चेकिंग की बारी आई तो उसको देखता, उसका सीधे मुझे देख के कहता है कि अरे सर वो उस दिन की आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। और फिर कहता हाँ आज तो मुझे मालूम है कि आज आप कहानी नहीं सुनाएंगे, मैंने परसों सुना था कि आज आपका बर्थडे है। तो बाकायदा बर्थडे विश करता है, और इस सारी बातचीत में वो चेकिंग करना भूल जाता है। तो वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो अंदर चला गया था, तो वो बहुत खुश हुई और ये मुझे अच्छा लगा। हालांकि फिर पूछा भी उससे कि तुमको कब वक्त मिलता है कहानी सुनने का। तो कहता सर जब मैं घर जाता हूँ और रात को जब सोने लगता हूँ तो मैं देखता हूँ। उसी तरह एक जगह पे एक शॉपिंग कर रहे थे तो एक करीब 55 साल के अंकल होंगे, वो टकराए। तो वो लाइन में आगे थे और मैं पीछे खड़ा हुआ था। तो अचानक मेरी वाइफ आती है बिल देने के लिए, तो वो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। तो पहले ये, जबकि बारी उनकी थी, तो मैं कहता हूँ कि पहले ये हैं। तो अचानक कहते नहीं 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 आप प्लीज़। मैं कहता रहे नहीं आप पहले हैं। तो कहते देखिए आप हो जाएं, ये मैं आपकी कहानी बड़ा सुनता हूँ क्राइम तक पे और बड़ा आपका फ़ैन हूँ। तो मुझे बड़ा मतलब अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा। तो ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। मतलब मैंने आपको बताया कि करीब 30-40 लोग ऐसे टकराए जो सिर्फ क्राइम तक के थे चाहने वाले। तो बड़ा अच्छा लगा और इसी में कल पूरा दिन बीता और आप लोगों को भी याद किया। अब आज की कहानी में इतना ही मैं ख़त्म करता हूँ। कल मैंने सिम्बा देखी, और चूँकि और कोई फिल्म थी नहीं अभी, और मैं रोहित शेट्टी का फ़ैन हूँ। तो रोहित शेट्टी फिल्में जो हैं वो टाइम पास बनाते हैं, और फिल्में वही देखनी चाहिए जिसमें आप अकल घर पे रख के जाएं और ये मत सोचें कि हुआ कैसे और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सीरियस हो जाते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं होता। 2-3 घंटा आप गए हैं तो थोड़ा आप इन्जॉय कीजिए। तो कुल मिला के हालांकि जिस तरीके की वो सिंघम और वो फिल्में थी वैसी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक टाइम पास फिल्म थी, तो अच्छी लगी। सिम्बा देखी कल और कल एंजॉय किया काफ़ी। सर विक्रम गौर शर्मा जी का सवाल है बहुत देर से हाँ, कि कल जो आपको उन्होंने मेल किया, कभी एक बार रीड कर दें, सवाल कड़वा है लेकिन सच रिप्लाई कर देना सर। विक्रम गौर शर्मा जी, मैं पक्का, मैंने बताया कि मुझे वक्त नहीं मिला, बहुत सारे मेल थे, लेकिन मैं पढ़ूंगा स्पेशली और फिर मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। और थैंक यू वेरी मच, आपका पहले भी मेल पढ़ा हूँ बहुत सारा, आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। तो पूरी क्राइम तक फैमिली को दिल से शुक्रिया आप लोगों की दुआओं के लिए, और बस अपना आप लोग भी ख्याल रखें, अच्छे रहें। कल मुलाकात होगी आपसे, कल हालांकि सैटरडे है लेकिन कल कहानी आप ज़रूर सुनेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें और